उन दिनों मेरी उम्र 23 के लगभग थी, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि ऐन मेरे शबाब का दौर था। मैं फितरतन अयाश था। शहर की कई लड़कियां और मॉडल गर्ल्स मेरे बेडरूम की जीनत बन चुकी थी। दुनिया के तकरीबन तमाम ऐब मुझ में पाए जाते थे। मेरा दिल गुनाहों की स्याही से काला हो चुका था। मैंने इन्हीं अयाशियों में पैसा पानी की तरह बहाया। नतीजा ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस डाउन होता चला गया। मैंने MBA कर रखा था, जबकि छोटा भाई अभी ज़ेरे तालीम था। सो मैंने अपने शहर से दूर किस्मत आजमाई का फैसला किया और कराची की बैनुल अक़वामी मंडी में अपनी फर्म को मुतारिफ करवाया, जिसमें मुझे खातिर ख्वाह कामयाबी भी हासिल हुई। उन्हीं दिनों मेरी पिंकी से दोस्ती हो गई। पिंकी कपड़े की एक इंटरनेशनल फर्म के ताजर की सेक्रेटरी थी। मेरी वरदाना वजह थी या फिर पर्सनैलिटी का असर कि एक दो ही मुलाकातों में मेरी दोस्त बन गई। जूं ही घड़ी ने 12 बजने का ऐलान किया, फ्लैट के दरवाजे पर मध्यम सी दस्तक हुई। मैंने तकरीबन भागते हुए दरवाजा खोला तो सामने पिंकी अपने तमाम तर हशर सामानियों के साथ मौजूद थी। मैंने हाथ के इशारे से उसे अंदर बुलाया। एक अदा से चलती हुई वो बिस्तर पर बैठ गई। उसके बैठते ही अचानक मेरे जज्बात मचल उठे। जब मैं जागा तो मैंने पिंकी को जगाना मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी आज इतवार का दिन था और पिंकी को दफ्तर से छुट्टी थी। खिलाफे तवक्को मेरे सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था और मैं खुद को पहले की निस्बत बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। हालांकि ये मेरे लिए कोई पहला मौका नहीं था कि मैंने किसी लड़की का कुर्ब हासिल किया हो। मैं बोझल कदमों से उठा और वॉशरूम में दाखिल हो गया। फ्रेश होकर मैंने चाय के साथ डिस्प्लिन ली और दफ्तर चला गया। उस रोज मुझे एक दो अहम मीटिंग्स में शिरकत करना थी, इसलिए दफ्तर जाना भी जरूरी था। शाम को मैं काफी लेट हो गया। मैं कपड़े तब्दील किए बगैर जरा सुस्ताने के लिए बेड पर लेट गया। दिन भर की थकावट और खाने की ज्यादती के बायस मेरी आंख लग गई। ये किसी जवान लड़की का लम्स था जिसके बायस मेरी आंख खुल गई। लाइट भी बंद थी। मैंने गैर इरादी तौर पर उसको अपनी बाहों में भर लिया तो मुझे महसूस हुआ कि उस दोशीज़ा का चेहरा पत्थर की तरह सख्त है, जिसको चूमने के बायस मेरे मुंह का जायका नीम कड़वा हो चुका था। ऐन उसी लम्हे बिजली कड़की और फ्लैट में कदरे रोशनी हुई तो बेइख्तियार मेरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि उस दोशीज़ा के चेहरे की जगह खोपड़ी और हाथों की जगह दो बड़े बड़े पिंजर थे, जबकि बाकी जिस्म औरत का ही था। उसके आहनी हाथों की गिरफ्त से मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा दम निकल जाएगा। झटके से मैंने खुद को उससे अलहदा करना चाहा, मगर उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो डाइन नमा औरत किसी जुनूनी लड़की की तरह मेरे जिस्म को नोचती रही। कोई पौने घंटे बाद जब उसकी मतलब पूरा हुआ तो उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। इसीलिए मैं एक झटके से उससे अलग हो गया। खौफ और डर की वजह से मेरा वजूद पसीने से तर हो चुका था। फिर अचानक लाइट आ गई तो मैंने खौफजदा नजरों से बेड की तरफ देखा, मगर बेड बिल्कुल खाली था। खौफ की शिद्दत से मैं सारी रात नहीं सो सका। जिस्म में दर्द के बायस मेरा टेम्परेचर भी बढ़ गया था। दूसरे दिन मैं दफ्तर भी ना जा सका। दोपहर को पिंकी का फोन आया तो मैंने उसे बताया कि मेरी तबीयत नासाज है, इसलिए दफ्तर नहीं जा सका। कोई आधे घंटे बाद पिंकी डॉक्टर के साथ मेरे फ्लाइट में मौजूद थी। डॉक्टर ने मुआयने के बाद कुछ मेडिसिन लिख दी और कहा कि काम की ज्यादती की वजह से जिस्म में हरारत है। डॉक्टर वापस चला गया और पिंकी मेडिसिन लेने के लिए बाजार चली गई। उस दौरान प्यास से मेरा हलक खुश्क हो रहा था। पानी की गर्ज से मैंने बिस्तर पर से उठना चाहा, मगर चकरा कर दोबारा बिस्तर पर गिर पड़ा। दोबारा उठा और दीवार के सहारे आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ फ्रीजर तक पहुंचने में कामयाब हो गया। फ्रीजर से पानी की बोतल उठाई और मुंह से लगा ली। पहली ही घूंट ने यह साबित कर दिया कि यह पानी नहीं, क्योंकि उसकी बू और जायका बिल्कुल खून जैसा था। जो ही मैंने पानी के छींटे हाथों पर गिराए तो शक यकीन में बदल गया कि बोतल के अंदर वाकई खून भरा था। मैं फिर दीवार का सहारा लेकर चलता हुआ नल तक गया। नल खोला तो हैरत और खौफ का एक और शदीद झटका मुझे लगा, क्योंकि इसमें से भी मतवातर खून निकल रहा था। या अल्लाह, मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने बेबसी से कहा। आज जिंदगी में पहली बार मैं खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था।
थोड़ी ही देर बाद पिंकी हाथों में दवाइयां उठाए कमरे में दाखिल हुई तो मैंने अपनी सारी बीती उसे सुना डाली। जैसे जैसे पिंकी मेरी बातें सुनती जा रही थी, उसके चेहरे की रंगत तब्दील होती जा रही थी और मेरे देखते ही देखते वो रात वाली डाइन नमा औरत बन गई और बोली, जवाब मैं ही वो जिनजादी हूँ जो बरसों से प्यासी हूँ। मेरे जन्मों की प्यास सिर्फ तुम ही बुझा सकते हो। आगे बढ़ो, ये कहकर वो दीवानावार मेरे साथ लिपट गई। मैं बिल्कुल बेसुध उल्टा लेटा रहा। उसकी मुसलसल झंझोड़ झपट से मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो शाम का मलगजी अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता दिन की सफेदी को निगल रहा था। फ्लैट का दरवाजा खुला था, जिसका मतलब था कि पिंकी वहां से जा चुकी है। मैं बिस्तर से उठा और डगमगाते कदमों से अपना मोबाइल उठाया और अपने अब्बू को फोन किया और उन्हें अपनी हालत जार बताई। इस दौरान मुझ पर मुसलसल कपकपाहट तारी रही। अब्बू ने मुझे तसल्ली दी और अपनी हालत संभालने को कहा। उन्हें शायद मेरी कैफियत का अंदाजा था। तभी उन्होंने कहा कि आज शाम की परवाज से वो कराची आ रहे हैं। मेरा जिस्म खौफ की शिद्दत और बुखार की तमाजत से तप रहा था। वालिद साहब की बातों से दिल को तसल्ली हुई, मगर आज की रात मुझे अकेले बसर करना थी और अगर इस दौरान वो यहाँ आ जाती तो मुझ में इतनी सकत ना थी कि मैं उसकी प्यास बुझा सकता। वो तो कोई बरसों की प्यासी बदरू थी। सो मैंने ये रात फ्लैट से बाहर बसर करने का फैसला कर लिया। मैंने ये रात की रेस्टोरेंट में गुजारने का इरादा किया, फ्लैट का दरवाजा लॉक किया और बाहर निकल गया। ये एक आला दर्जे का होटल था जिसके साथ नेट कैफे भी था। होटल के रिफ्रेशमेंट हॉल में एक नौजवान ऑर्केस्ट्रा की धुन बजा रहा था। काउंटर से मैंने कमरे की चाबी ली और कमरे में चला गया। कमरे में दाखिल होते ही मैं बिस्तर पर दराज हो गया। उस वक्त भी मेरा जिस्म बुखार की हरारत से तप रहा था। थोड़ी देर बाद एक नौजवान लड़की कमरे में दाखिल हुई। सर, खाने में क्या पसंद करेंगे? लड़की ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। चाय का एक कप पिला दीजिए, खाना मैं शायद ना खा सकूं। मैंने कहा तो वो लड़की ओके सर कहकर उल्टे कदमों कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और वही लड़की चाय की ट्रॉली धकेलते हुए कमरे में दाखिल हुई। उसने चाय बनानी चाहिए मगर मैंने उसे मना कर दिया। सर, किसी और चीज की जरूरत हो तो कॉल कर लीजिएगा, ये कहकर वो वापस लौट गई। चाय से फारिग होकर मैंने अब्बू से राब्ता किया और उन्हें होटल का नाम और कमरा नंबर लिख दिया ताकि वो सीधे होटल आ जाए। रात बीत चुकी थी, नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। थकन और कमजोरी की वजह से जिस्म में जगह जगह दर्द हो रहा था। होटल में मुकम्मल सन्नाटा तारी था। उस वक्त अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। इससे पहले कि मैं सूरत हाल को समझ पाता, पिंकी कमरे में दाखिल हुई। खौफ की शिद्दत से मेरी आवाज भी ना निकल सकी कि मैं होटल की इंतजामिया को अपनी मदद के लिए बुला सकूं। तुम समझते हो कि तुम भाग जाओगे तो ये तुम्हारी भूल है, उसने कहर आलूद नजरों से मुझे देखते हुए कहा। उसे देखते ही मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पाया, जहां डॉक्टर के अलावा मेरे वालिद साहब मौजूद थे। मेरे चेहरे और जिस्म पर जा बजा खराशें लगी हुई थी कि पिंकी अपना काम कर चुकी थी। अब्बू ने बताया कि डॉक्टर का कहना है कि तुम्हारे जिस्म में खून ना होने के बराबर है और खून की कमजोरी के बायस तुम बेहोश हो गए और तुम्हें खून की 3 बोतलें लग चुकी हैं। अब्बू ने कहा कि शाम को मेरे पीर साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। शाम तक मेरी तबीयत संभल चुकी थी और शाम के 7 बजे के करीब बारिश बुजुर्ग यानी पीर साहब अब्बू के साथ कमरे में दाखिल हुए। नूर उनके चेहरे पर छलक रहा था। यकीनन ये पीर साहब हैं, मैंने दिल ही दिल में सोचा। मैंने उनको सलाम किया और उनकी ताजीम के लिए उठकर बैठ गया। मैंने कुछ कहना चाहा तो उन्होंने हाथ के इशारे से मना कर दिया और कहा, मुझे तुम्हारे बारे में तुम्हारे अब्बू सब कुछ बता चुके हैं। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद फिर वो गोया हुए। सबसे पहली बात तो ये कि तुम शादी कर लो और गुनाहों से तौबा कर लो। अल्लाह ताला बड़ा गफूरुर रहीम है, वो जरूर तुम्हें मुआफ कर देगा। पीर साहब की आंखों में अजीब सा नूर था। उनकी बातें मेरे दिल में उतर गईं। पीर साहब के साथ ही मैंने और अब्बू ने इशा की नमाज अदा की। आज जाने कितने सालों बाद रब्बे जुल जलाल के सामने झुका था।
نماز کے بعد میں نے اللہ کے حضور سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ پیر صاحب ایک دائرے میں بیٹھے کچھ پڑھنے میں مصروف تھے اور ابو صوفے پر بیٹھے بیٹھے اونگ رہے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور پنکی کمرے میں داخل ہوئی۔ خوف کی ایک تیز لہر سے میرا جسم کپکپانے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ پیر صاحب بالکل ساکت کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ پنکی نے ابھی تک پیر صاحب کو نہیں دیکھا تھا۔ جو ہی وہ میرے قریب آئی، کسی جنونی لڑکی کی طرح میرے جسم سے لپٹ گئی۔ اس کی آہنی گرفت سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی میری جان نکل جائے گی۔ میری بڑھتی ہوئی دہشت شدید سے شدید تر ہوتی گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو مؤذن فجر کی اذان دے رہا تھا، جبکہ پیر صاحب بدستور وہیں بیٹھے تھے۔ ابو میرے سرہانے کھڑے تھے۔ پیر صاحب کے اشارے پر میں لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھا، غسل کیا، وضو کیا اور نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں خود کو پہلے کی نسبت کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ نہ ہی جسم میں درد تھا اور نہ ہی کوئی خراش۔ پیر صاحب میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے، بیٹا، پنکی ایک جن زادی تھی جو تمہاری عاشق بن گئی۔ چند ماہ قبل تم نے ویرانے میں نیلم نامی لڑکی سے گناہ کے مرتکب ہوئے۔ عین اسی وقت پنکی بھی وہی قریب درخت پر موجود تھی۔ تمہاری مردانہ وجاہت اور حسن دیکھ کر تم پر مر مٹی اور تمہارا قرب پانے کی خاطر پنکی کو مار کر اس کے جسم میں تحلیل ہوئی، اور آج اللہ کے فضل سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور آئندہ کبھی تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گی۔ مگر بیٹا، میری نصیحت ہے کہ تم آئندہ سے گناہوں سے توبہ کر لو۔ سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ پاک ضرور تمہاری سنیں گے۔ وہ دن اور آج کا دن میں 5 وقت کا نمازی بن گیا اور ہمیشہ سے میری اس عذاب سے جان چھوٹ گئی۔ ہمارے چینل حیدر وائس کو سبسکرائب کیجیے۔